नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस को, जो आप सभी के लिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रतिदिन के वीडियो निःशुल्क लेकर आए हुए हैं। ये जेएफ लॉ क्लासेस जो बना है वो कोचिंग के पर्पस से नहीं बना है। इसको सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो बच्चे या जो भाई बहन इतने रुपए देकर फीस नहीं दे सकते, यानी मैं आपको एवरेज बता दूं, अगर सीजे या प्री की आप बात करें तो एक एवरेज फीस है 3,000 रुपये पर मंथली। एक शब्द आप 1 घंटे पढ़ोगे तो आपको 1 घंटे की 3,000 रुपये पर मंथली के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट यदि आप जोड़ते हैं कि 1 साल में कितना होता है, तो इसका आप आकलन जैसे ही करेंगे तो ये बहुत निकल जाता है। यानी आपका जो एवरेज निकलता है, इसमें गुणा कर दो 12 का, तो 12 × 36, यानी 1 साल की फीस 36,000 रुपये सीजे की एक बैच की बन रही है। और एक बैच में मैं आपको बता दूं, एक बैच में 1 घंटे पढ़ने से और सीजे के प्री की क्लास भी पूरी नहीं होगी। यानी 1 साल में सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो कितना टाइम और लगेगा। आप एवरेज मान के चलें कि आपको कम से कम बता रहा हूं 1.5 साल आपको लगता है प्री का बैच कंप्लीट करने में। और 1.5 साल में जो आपके महीने हुए वो हुए आपके 12 और 6 18 महीने। कितने महीने? 18 महीने। और 18 महीने में आप 3,000 का यदि गुणा कर दें तो आपका जो एवरेज निकल के आएगा वो आता है 54,000 रुपये सीजे की प्री की फीस। और ये 54,000 रुपये हर किसी के देने की बस की बात नहीं है। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस चैनल का आरंभ किया गया है कि जो भाई बहन बड़ी बड़ी कोचिंगों को नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम जाना नहीं तो मैं प्री का बैच आपके लिए समझा दूंगा, तो कम से कम आपको इतने पैसों का तो फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मेरी ये गारंटी है कि आपको अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके तरीके से आप पढ़ते हैं तो मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और जो कोचिंग ले सकते हैं, इतने पैसे दे सकते हैं, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। और फिर भी जो कोई कोचिंग सुनना चाहता है वो भी सुन सकते हैं। इसमें कोई निर्बंधन तो है नहीं कि जिसने फीस कोचिंग ज्वाइन की है और वो व्यक्ति इसको सुन रहा है तो उसके लिए यूट्यूब चैनल खुलेगा नहीं। तो ये सभी के लिए है।
तो आपको इस पे क्या बेनिफिट है कि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले इस पे पढ़ लें, जिससे आप फिर मेंस पढ़ेंगे तो मेंस के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाएगी। और आप ऐसा ना करें कि आपको इस चैनल पे वीडियो मिल गया और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि अपने और किसी भाई बंधु तक भी इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि सभी के पास ऐसे साधन हो आवश्यक नहीं है। यदि आपको लगता है कि इसको इसकी ज़रूरत है इस वीडियो को सुनने की और कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, तो उसके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है। तो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर, टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि टाइम का विशेष अभाव रहता है यूट्यूब चैनल पर। अब देखें, इसमें क्या थोड़ा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको इसको बता दूंगा कि आप कुछ चीज़ों को समझें कि आप पहले तो हेडफोन लगा लें वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आप हेडफोन लगाएंगे तो वैसे ही आपका क्या है, कंसंट्रेशन पूरा जो होगा वो होगा अपने मोबाइल पर, वीडियो जो सुन रहे हैं उस पर आपका होगा पूरा कंसंट्रेशन। फिर आपको क्या करना है, पेन, कॉपी, बियर एक्ट, ये सारी चीज़ों को लेकर बैठना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ या फिर मैं जैसे आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, आपको उस वीडियो को देखने के बाद बियर एक्ट पढ़ना है, और बियर एक्ट पढ़ने के बाद यदि आपको समझ में आता है ठीक, नहीं फिर आपको दोबारा से फिर से वीडियो देखना है। यदि ये करने के बाद भी आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपकी समस्या आ रही है, तो मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। इतना सभी के लिए क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 16, शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जिसमें हम 311 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ते हैं 312 से आज 318 के बीच की एरिया समाप्त करेंगे। आज 312 से 318 की जो एरिया है, कहाँ की, 312 से 318, ये किसके संबंध में है? गर्भपात के संबंध में है। अब गर्भपात का जैसे ही मैंने आपको नाम बताया तो ये शब्द आपके लिए नॉर्मल शब्द हो गया होगा, क्योंकि आप सभी के लिए सुना सुनाया शब्द है। लेकिन आज हम सारी चीज़ों को ये पढ़ेंगे कि गर्भपात किया जाता है तो कितना पनिशमेंट है, यदि गर्भपात कब नहीं किया जा सकता, महिला की सहमति से गर्भपात किया जाता है या नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात यदि किसी शिशु को गाड़ दिया जाता है, मृत्यु की जाती है उसकी, तो कहाँ किस धारा में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक चल रहा है तो वो है गर्भपात कारित करना। पहले आप हेडिंग देख लो, हम पढ़ेंगे गर्भपात कारित करना। ये आपका गर्भपात कारित करना या फिर अज्ञात शिशुओं को क्षति कारित करना। जो अजात शिशु है उनको क्या कर रहे हैं हम, क्षति कारित कर रहे हैं। और या फिर शिशुओं को आरक्षित डालना और उनके जन्म के पश्चात उन शिशुओं को छिपाना। यानी इसमें हम पढ़ रहे हैं आज 4-5 चीज। पहले तो गर्भपात करने के बारे में, उसके बाद फिर
शिशु को क्षति पहुंचाना और फिर शिशु को पैदा होने से रोकना और शिशु को आरक्षित स्थान पर डालना। चलिए अब आते हैं हम अपने सेक्शन पर। तो 312 जो सेक्शन हमारा कहता है, हमारा यानी आईपीसी का, वो ये बोलता है कि गर्भपात कारित करना किसी स्त्री की सहमति से, यानी गर्भपात कारित करने के लिए कब पनिशमेंट दिया जाएगा, ये बात बताई गई है हमारे 312 के अंतर्गत। अब क्या गर्भपात किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा या फिर कुछ कंडीशनों में किया जाएगा, तो ये 312 प्रावधान करता है। अब हम गर्भपात कर सकते हैं कौन सी स्थिति में, वो आप सुन लें कि किसी स्त्री की सहमति होनी चाहिए उसमें गर्भपात कारित करने के लिए। किसी स्त्री ने सहमति दी, किसी स्त्री का मतलब है जो गर्भपात करा रही है वह स्त्री। गर्भवती स्त्री की स्वेच्छा से गर्भपात किया गया है और जो गर्भपात किया गया है वह किया गया है गर्भवती स्त्री की जीवन को बचाने के लिए। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि गर्भवती स्त्री का जीवन इतना संकट में है कि यदि गर्भपात नहीं किया जाता तो उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाएगी, यानी दो में से एक की ही मृत्यु होना निश्चित है। तो उस स्थिति में गर्भपात किया जाता है तो पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, और इससे भिन्न कोई चीज आती है तो पनिशमेंट 312 के अंतर्गत दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर आप सभी के लिए? यानी सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है तो पनिशमेंट नहीं होगा। अब पनिशमेंट की आती है बात कि पनिशमेंट कितना होगा। अब मान लीजिए नॉर्मल गर्भपात हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट है। देखो मैं पनिशमेंटों को मैंने आपको इस तरह लिखा है शॉर्ट में, तो पहले इसकी आपको जो कीवर्ड याद होना चाहिए कि आप कैसे समझें कि इसका मतलब क्या। तो देखिए जो मैंने आपको लिखा है बाय, क्या लिखा है मैंने आपको? बाय। तो बाय का मतलब होता है ईयर, बाय EAR, ईयर यानी हिंदी में कहते हैं मेरे मित्र इसको वर्ष। तो बाय का मतलब तो ए हो गया। उसके बाद आता है अपना एफ, और एफ का मतलब होता है फाइन। एफ का मतलब होता है फाइन, फाइन यानी जुर्माना, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा। और जो स्लैश वाला ये लगा है इसका मतलब होता है या, क्या होता है? या। और जहां मैं ऐसा शब्द लगाऊंगा उसका मतलब होता है और यानी हिंदी वाला और होता है, इंग्लिश वाला और नहीं, ध्यान रखना। और बोथ के अंतर्गत आते हैं दोनों, कि मेरा जो कहने का मतलब है वो है दोनों का। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब पनिशमेंट मैं बोलूंगा, आप कहोगे सर किस बाती का पनिशमेंट है, सादा है, कठोर है? तो देखो मैं आपको, यदि कारावास सादा होता है तो मैं उसको आपको बोल कर बताऊंगा, यदि कारावास कठिन होता है तो भी मैं उसको आपको बोल कर बताऊंगा, यदि कारावास दोनों में से किसी भी भांति का होता है तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इतने साल की सजा होगी, इतने फाइन दिया जाएगा, ये काम किया जाएगा। यानी दोनों में से किसी भांति का जहां शब्द आता है वहां पर मैं आपको कारावास शब्द का यूज करूंगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। तो अब देखिए जुर्माना जो दिया जा रहा है 3 ईयर फाइन या बोथ, आपको भी ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है आपको पढ़ने में आसानी होती है, कम जगह में ये बन जाता है। अब एक इसमें शब्द दिया है गर्भ स्पंदन, स्पंदन गर्भ, ठीक है, सॉरी।
अब स्पंदन गर्भा ये आपको सीधा सीधा याद रख लो, अगर स्पंदन गर्भा आता है तो इसके अंतर्गत 7 ईयर प्लस फाइन, यानी किसी भी भांति का कारावास 2 जिया जाएगा, 7 वर्ष तक प्लस जुर्माना, ये पनिशमेंट आपको स्पंदन गर्भा के लिए दिया जाएगा। अब आता है हमारा 313। आपको 312 और 313 एक साथ पढ़ना है। देखो क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले में क्या है, 312 में जो स्त्री है वो अपनी सहमति दे रही है गर्भपात कारित करने के लिए, और जो 313 है उसमें स्त्री की सहमति नहीं दी जा रही है गर्भपात कारित करने के लिए। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी स्त्री को फोर्स किया जा रहा है, यानी उसको दबाव डाल के गर्भपात किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति 313 के तहत दोषी माने जाएंगे। क्लियर? कितना दंड होगा? आजीवन कारावास, एलआई का अर्थ है आजीवन कारावास, या 7 ईयर नहीं सॉरी 10 ईयर 10 साल या प्लस ये और है, या जुर्माना, इस दंड से दंडित किया जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। इतना क्लियर है सभी के लिए? एक मिनट मैं इसको सेट कर दूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। चलिए ठीक है। अब मान लीजिए गर्भपात नहीं हो पाया 312 और 13 में। अच्छा 14 पढ़ना, इसके बाद 1 मिनट 14 निकाल देता हूँ। अब ठीक है। अब मान लीजिए गर्भपात कर रहे थे, चाहे उस स्त्री की सहमति हो या सहमति ना हो। गर्भपात तो गर्भपात है, चाहे वो सहमति से किया जाए या नहीं किया जाए। और उस गर्भपात के किए जाते समय, यानी किसी स्त्री का गर्भपात हो रहा है तो गर्भपात कारित करते समय क्या हुआ, उस गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है। क्या हो जाता है? मृत्यु कारित हो जाती है। तो उस दशा में जो दंड दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10 ईयर प्लस फाइन। कितना दंड दिया जाएगा? 10 ईयर प्लस फाइन। 10 ईयर का मतलब है 10 साल तक। देखना, जहां तक शब्द मिलता है आपको वहां एंड कर देना है। 10 साल तक प्लस जुर्माना। अब मान लो वह स्त्री गर्भपात कारित करने के लिए सहमति नहीं देती है। क्या नहीं करती है? सहमति नहीं देती है। तो उस दशा में एलआई जो 10 वर्ष तक होगा प्लस जुर्माना, ये 314 के अंतर्गत दोनों चीजें आपको मैंने बता दी। अब है हमारा 315, इसको पढ़ रहे हैं। देखिए 315 में क्या बताया गया है? 315 कहता है कि शिशु को पैदा होने से रोकना। मान लीजिए कोई बच्चा गर्भ में है, अब बच्चा गर्भ में है, बच्चा पूरा होगा तो पैदा तो होएगा, सीधी सीधी बात है। अब बच्चा गर्भ में है तो उस शिशु को पैदा होने से रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है कि बच्चा पैदा ना हो। अब बच्चा पैदा होने से रोक रहा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे की मृत्यु कारित की जा रही है, क्योंकि बच्चा तो पैदा होगा, जिंदा हो या मुर्दा। ऐसा तो है नहीं कि स्त्री के गर्भ में ही बच्चा टिका रहेगा। तो उन्होंने पहले कहा शिशु को पैदा होने से रोकना, और मान लीजिए बच्चा नहीं रुका तो फिर क्या करेंगे? जन्म के पश्चात उस बच्चे की मृत्यु कारित करना। जन्म के पश्चात
उस बच्चे की या उस शिशु की मृत्यु कारित करना 315 के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है। यही यदि माता के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है कार्य तो वो कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। और इसके लिए जो सजा है वो है 10 साल या फाइन या दोनों, बोथ यानी दोनों। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारा 317। कौन सा सेक्शन? 300, अच्छा 316 नहीं हुआ ना अभी, 316, 17, 18। आज हम इस सारे यार चल। अब 316 में थोड़ा बहुत कठिन सेक्शन है, हालांकि जो परीक्षाओं में आता है प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो 316 कहता है कि सजीव अजात शिशु के मृत्यु कारित करना, यानी ये कह रहा है कि आप सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेंगे तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा। क्या है देखिए, आपको मैं हेडिंग बताता हूं। ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है। और आपराधिक मानव वध को हमने कहाँ परिभाषित पढ़ा है? वो पढ़ा है हमने 299 के अंतर्गत। अब 299 में मैंने आपको बताई थी कि 3 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। कितने स्पष्टीकरण हैं? चलो मैं आपको एक बार दोबारा बताएगा। 299 में क्या है? आपराधिक मानव वध, मानव वध। स्पष्टीकरण कितने हैं? 3 है। तो आप सभी में के लिए तीसरा स्पष्टीकरण अगर याद आ रहा हो तो उसमें लिखा था कि माँ के घर में कोई बच्चा जब तक कि उसका कोई भी अंग बाहर न निकल आए उस बच्चे की मृत्यु कारित हो जाती है तो वो आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए वह बच्चा गर्भ के अंतर्गत मर गया तो ध्यान रखना वो 316 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। आप इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। 299 के तीसरे स्पष्टीकरण को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है कि कोई ऐसी परिस्थितियां बनी जहां पर मृत्यु कारित की जाती तो आपराधिक मानव वध का दोषी होगा और सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से ऐसा काम किया जाता है। अब देखना, मैं आपको इसका एक उदाहरण है, उदाहरण के तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके में आ जाएगा। पनिशमेंट आप ये लिखा है, आप याद कर लें, जो 10 साल तक प्लस जुर्माना। अब आपको मैं उदाहरण को मैं आपको समझा देता हूँ, आप देखना। इसी पे समझा दूँ या इसको मिटा दूँ? चलो इसी पे समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देख, कलर चेंज कर दूँ, कलर चेंज कर दूँ, कौन सा ले लूँ बताओ? लाल लिए लेता हूँ। ओके चल, लाल ले लिया। चलिए अब देखना, इसका स्पष्टीकरण मैं आपको पढ़ता चला जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा। और जिनके पास बेयर एक्ट है मैं उनसे एक बार फिर कहूंगा कि आप अपने बेयर एक्ट में ध्यान से देखें कि उदाहरण क्या कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको गलत बता रहा हूं। देख, का यह संभाव्य जानते हुए, कौन? का। चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। चलो, का यह संभाव्य जानते हुए, ए है का, ठीक है भैया, ए लाइन खींच दी हमने। का को मालूम है कि स्त्री क्या है? गर्भवती है।
और उस स्त्री की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य कौन करता है? का। और स्त्री है यहाँ पर खा। का एक पुरुष हो गया और खा एक स्त्री हो गई गर्भवती। इतना क्लियर। का ने प्लान बनाया कि उस स्त्री की क्या कर दें? मृत्यु कारित कर दे, जिससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है। तो ये अगर देखिए स्त्री की मृत्यु कारित हो गई तो आपराधिक मानव वध की कोटि में आ जाएगा, सीधी बात है। लेकिन होता क्या है, उस स्त्री की मृत्यु तो नहीं होती है और उस स्त्री को क्या हो जाती है? क्षति कारित हो जाती है। क्या हो गई? क्षति हो गई। और उस क्षति के परिणाम स्वरूप बच्चे की क्या है? मृत्यु हो गई। जो गर्भ पर पला बच्चा यानी सी, बच्चे की हो जाती है मृत्यु, तो 316 के तहत दंडनीय माना जाएगा। समझ गए इतना? अब आपको आ गया होगा समझ में। अब अपन चलते हैं अपने 2 सेक्शनों की ओर। अब है शिशु के माता पिता। 317 पढ़ रहे हैं। शिशु के माता पिता द्वारा, देखिए शिशु के माता पिता या संरक्षक द्वारा, संरक्षक वो होता है जो उस बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, देखभाल करता है, या उसके माता पिता नहीं है तो क्या एक संरक्षक होता है। यानी संरक्षक यानी पुत्र के जैसी रक्षा करना उस व्यक्ति की, वो संरक्षक कहलाता है। संरक्षक कौन कहलाता है? सन के जैसी रक्षा करना, सन यानी पुत्र के जैसी रक्षा करना संरक्षक का काम है। अब 317 में क्या बात बिगड़ती है? 317 में बात इतनी बिगड़ती है कि एक शिशु है और उसके माता पिता हैं और वो क्या है? उस बच्चे को अपना भार समझ रहे हैं। यानी उस बच्चे को अब उसको लगा कि नहीं, इसको हमको किसी दूसरी जगह पर फेंक देना चाहिए। कहाँ फेंक देना चाहिए? किसी दूसरी जगह पर उस बच्चे को फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको वो बच्चा नहीं चाहिए, जबरदस्ती पैदा हो गया। और देखो मेरे भाई, जबरदस्ती तो कोई बच्चा पैदा नहीं होता। तो जब उनके मन में ये ख्याल आया कि किसी व्यक्ति को हम दूसरे आरक्षित स्थान में छोड़ देते हैं या आरक्षित स्थान में फेंक देते हैं, तो वहाँ से क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठा के ले जाएगा और उसका पालन पोषण कर लेगा। लेकिन हमारे ऊपर वो क्या है? भार है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको जो दंडित किया जाएगा वो किया जाएगा 317 के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, जो शिशु है ना, उसकी जो आयु दी गई है वो दी गई है 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा होना चाहिए, तो उस 317 के अंतर्गत आएगा। और मान लो कोई सी व्यक्ति ने कैसा त्याग होना चाहिए? पूर्णता त्याग, हम इस बच्चे को लेकर ही नहीं आएंगे, तो ये हमारा 317 प्रावधान करता है। अब मान लीजिए वो बच्चा मर गया और कोई नहीं लेगा, तो आपराधिक मानव वध की कोटि में या हत्या की कोटि में आएगा, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर आए तो बता देना। क्या मान लीजिए एक शिशु को हत्या कारित करने की आस से किसी दूसरे स्थान में या आरक्षित स्थान में उस बच्चे को फेंक दिया जाता है। एक शिशु को हत्या कारित करने की आस से किसी निर्जन स्थान में फेंक दिया जाता है और उस बच्चे की मृत्यु ना होते हुए वो बच्चा बच जाता है। तो जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को फेंका वो किस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा? 317 में होगा या फिर इसकी कोई अन्य धारा है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको मैं बताता हूँ 318।
नहीं आएगा मैं आपको कल आंसर दूंगा, हो सकता अभी भी दे दूंगा। देखिए अब क्या है, बच्चा हमको नहीं चाहिए आ रहा था, हमने बच्चे को अंदर ही मार दिया गर्म में, बच्चा हो गया, बच्चे को गर्म में अंदर मार दिया, या फिर बच्चा पैदा होने के पश्चात मारा, या फिर बच्चा पैदा होते समय मारा। इन सारी कंडीशनों में हमने क्या किया, काम किया। कैसे? मृत शरीर का, आज मृत शरीर कब हुआ? मृत शरीर हुआ कब? बच्चा जब पैदा होने से पूर्व, पैदा होने के पश्चात और पैदा होने के दौरान। फिर क्या करेंगे, अब बच्चा मर गया तो उसको क्या करेंगे, हम छिपाएंगे। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कोई बच्चा पैदा हो जाता है, फिर नहीं चाहिए रहा बच्चा और उसकी मृत्यु कारक हो जाती है, तो उसको किसी को पता ना पड़े और रातों रात उसको दफना दिया जाता है। तो ये मेरे दोस्तों, ये 318 में दंडनीय माना जाएगा। और सज़ा कितनी होगी? 10 साल या जुर्माना या दोनों, ये सज़ा आप देख लेना। तो ये आज का हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा भी हो गया है, तो आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें। और आप सभी ने हमारी वीडियो को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।